हमारा YouTube चैनल भारती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10 के विषय भूगोल चैप्टर संसाधन एवं विकास के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें और परीक्षा की तैयारी अवश्य करें। अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुवैकल्पिक प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन है नवीकरणीय योग्य, प्रवाह, जैव, अनवीकरणीय। तो लौह अयस्क एक अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन है पुनः पूर्ति योग्य, अजैव, मानवकृत, अचक्रीय। तो इसका सही आंसर है पुनः पूर्ति योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अति पशुचारण। तो इसका सही आंसर है अधिक सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तरांचल। तो इसका सही आंसर है उत्तरांचल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, झारखंड। तो इसका सही आंसर है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। पहला क्वेश्चन है, 3 राज्यों का नाम बताएं जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? इसका उत्तर है काली मृदा का रंग काला होता है। इन्हें रेगर मृदा भी कहते हैं। ये लावाजनक शैलों से बनती है। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इस प्रकार की मृदा की मुख्य 3 विशेषताएं क्या है? पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इस प्रकार की मृदा की मुख्य विशेषताएं लिखें। इसका उत्तर है पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस जलोढ़ मृदा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, यह मृदा हिमालय के 3 प्रमुख नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। दूसरा विशेषता है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। तीसरा है जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं, जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है।
पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? इसका उत्तर है मृदा के कटाव और इसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। विभिन्न मानवीय तथा प्राकृतिक कारणों से मृदा अपरदन होता रहता है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जाने चाहिए। पहला, पर्वतीय ढालों पर सर्वोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की घटती है। इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। इसे भी मृदा के अपरदन को रोका जा सकता है। दूसरा है पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर और नलिका अपरदन को रोका जा सकता है। यह पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। तीसरा है पर्वतीय क्षेत्रों में पट्टी कृषि द्वारा मृदा अपरदन को रोका जाता है। इसमें बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती है। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्वतीय ढालों पर बांध बनाकर जल को समुचित ढंग से खेती के काम में लाया जा सकता है। मृदा रोधक बांध और नलिकाओं के फैलाव को रोकते हैं। इससे भी मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? कुछ उदाहरण दें। जैव संसाधन वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और जिनमें जीव व्याप्त होता है जैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, पशुधन, मत्स्य जीवन आदि। अजैव संसाधन वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें और धातुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। ये परीक्षा में आते रहता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। वर्ष 1960-61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, इसका क्या कारण है? इसका उत्तर है भारत में भूमि का उपयोग अलग अलग प्रकार के कार्यों में किया जाता है। कुल भूमि से मात्र 93% भोग के ही उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं। अर्थात भारत के कुल क्षेत्रफल का मात्र 93% का ही आंकड़े उपलब्ध है। कुल प्राप्त भूमि से 46.6% भूमि शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अंतर्गत आती है। 22.5% भूमि पर वन है। 13.8% भूमि बंजर और कृषि अयोग्य भूमि है। 7.7% भूमि प्रति भूमि है। 4.8% भूमि पर चारागाह और बागान है। 4.6% बंजर भूमि है। वर्ष 1960-61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में वृद्धि तो हुई, किंतु यह वृद्धि बहुत मामूली है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 ईस्वी के अनुसार 33% भूमि पर वन होने चाहिए, किंतु भारत में बढ़ती जनसंख्या, अधिक औद्योगिकरण आदि के कारण निरंतर वनों के कटाव से वन भूमि में अधिक वृद्धि नहीं हो पाई है। लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। अधिक वन पर्यावरण को संतुलित करते हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं तथा भूमि को निम्नीकरण से बचाते हैं। इसलिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर वनों के प्रतिशत को बढ़ाना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ है? प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ है? इसका उत्तर है संसाधनों का अधिक उपयोग प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास से संबंधित है। संसाधनों का अधिक उपयोग
प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास से संबंधित है। प्रौद्योगिकी के विकास के कारण संसाधनों का दोहन भारी पैमाने पर संभव हुआ तथा आर्थिक विकास के लिए अधिक से अधिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ी। संसाधनों की उपलब्धता अपने आप में विकास का कारण नहीं बन सकता। संसाधनों की उपलब्धता अपने आप में विकास के कारण नहीं बन सकता जब तक कि उसे उपयोग में लाने लायक प्रौद्योगिकी अथवा कौशल का विकास नहीं किया जाए। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास होता गया, संसाधनों का दोहन भारी पैमाने पर किया जाने लगा। जितना अधिक संसाधनों का दोहन हुआ, आर्थिक विकास भी उतना आगे बढ़ा। औपनिवेशिक काल में संसाधनों का दोहन बड़े पैमाने पर हुआ क्योंकि साम्राज्यवादी देशों ने अपने उच्च प्रौद्योगिकी के माध्यम से संसाधनों का दोहन किया। इससे साम्राज्यवादी देशों को आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, भले ही इसका लाभ उपनिवेशों को प्राप्त नहीं हुआ। आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।